Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So today we are going to discuss the topic post-war recovery of class 10th history chapter number 3. So इस सेक्शन में हम देखेंगे कि जब वॉर खत्म हुई तो उस टाइम पे जो यूरोप है, उस टाइम पे जो ब्रिटेन है बेसिकली उसने किस तरीके से रिकवर किया इस वॉर से. पोस्ट वॉर इकोनॉमिक रिकवरी प्रूव्ड डिफिकल्ट. तो वॉर के बाद जो इकोनॉमिक रिकवरी हुई वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल साबित हुई. मतलब कि पूरे वर्ल्ड के लिए ही इतना आसान नहीं था इतनी बड़ी लड़ाई से उभरना. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी और हमने पढ़ा था कि ये वर्ल्ड वॉर ऐसी थी जिसमें मास डिस्ट्रक्शन हुआ था, मैकेनाइज्ड वेपन यूज किए गए थे, मशीन गन और इवन केमिकल वेपन्स. अब ये सारे जो वेपन्स थे वो कभी पहले यूज नहीं किए गए थे और मॉडर्न वर्ल्ड की लड़ाई थी और जिसमें कि आज से पहले कभी इतना ज्यादा डिस्ट्रक्शन नहीं हुआ था. तो हर एक जो वर्ल्ड है, मतलब हर एक जो देश है पूरे वर्ल्ड में, उस पर कहीं ना कहीं अफेक्ट पड़ा था और सबके लिए इससे उभरना बहुत ही मुश्किल था. ब्रिटेन की बात करें जो कि उस टाइम पे वॉर से पहले इकोनॉमिक लीडर था, उसके लिए क्या था कि जब वॉर खत्म हुई तो क्राइसिस और ज्यादा बढ़ गए. उसके लिए इकोनॉमिक रिकवरी करना और ज्यादा मुश्किल हो गया. While Britain was preoccupied with war, industries had developed in Japan and India. जब ब्रिटेन पूरे तरीके से वॉर में इन्वॉल्व था, क्योंकि वॉर जो है वो मेन पार्टी था, वन ऑफ द मेन पार्टी था इस पूरे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, तो वो बहुत ही ज्यादा एकदम घुसा पड़ा था वॉर में. तो जब ब्रिटेन वॉर में इन्वॉल्व था तो इंडिया और जापान को थोड़ा टाइम मिल गया कि वो अपनी इंडस्ट्रीज को डेवलप कर पाए. क्योंकि अब इस टाइम पे क्या हो रहा है कि जैसे हमने देखा था, एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं कि ब्रिटेन में जितनी भी इंडस्ट्रीज वगैरह थी वो सब क्या कर रही थी, अब वॉर से रिलेटेड गुड्स को बना रही थी. जैसे कोई अगर इंडस्ट्री है जो कॉटन के टेक्सटाइल बना रही है, मशीनों से कॉटन के कपड़े बना रही है, तो ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने कहा कि आप नॉर्मल कपड़े मत बनाओ, आप आर्मी के लिए ड्रेस बनाओ. तो मतलब कि अब ब्रिटेन की जितनी भी इंडस्ट्रीज थी वो टोटली वॉर पे फोकस कर रही थी और इसीलिए इंडिया और जापान जैसे जो नेशंस हैं उनको टाइम मिल गया अपनी इंडस्ट्रीज को डेवलप करने का. जब ब्रिटेन की टेक्सटाइल इंडस्ट्री वॉर के लिए कपड़े बना रही है एग्जाम्पल के तौर पे, तो अब इंडिया में ब्रिटेन से कपड़ा इंपोर्ट नहीं हो पाएगा या बहुत ही कम इंपोर्ट होगा. तो जब इंडिया में ब्रिटेन से कपड़ा नहीं आ रहा है तो इंडिया में जो ऑलरेडी लोकल बिजनेसमैन है, जो लोकल इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनको क्या दिखेगा कि यहाँ पे गैप है, अब हम अपने जो लोकल कपड़े हैं, कॉटन टेक्सटाइल है, वो बना सकते हैं. तो इस तरीके से इंडिया एंड जापान में जो इंडस्ट्रीज हैं वो डेवलप हुई जब ब्रिटेन वॉर में ऑक्यूपाइड था. अब वॉर के बाद क्या हुआ कि ब्रिटेन के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया अपनी पहले जैसी डोमिनेंस को बनाने के लिए, क्योंकि ना जैसे जापान एंड इंडिया ने अब क्या किया था, यहाँ पे इंडस्ट्रीज डेवलप हो चुकी थी और ब्रिटेन वॉर की वजह से पूरे तरीके से टूटा हुआ था. तो अब पहले जैसे एकदम राजा की तरह रह रहा था, या जो इसकी पकड़ पहले अपनी कॉलोनीज पे थी, इंडिया के ऊपर जो कॉलोनी, जैसे इंडिया उसकी कॉलोनी थी, तो इंडिया के ऊपर जो बेसिकली पकड़ थी अब वो थोड़ी ढीली होने लग गई. इसी तरीके से जापान में भी क्या हुआ, जापान अब इंटरनेशनल मार्केट में घुस रहा था. अब जापान इंटरनेशनली काफी सारे प्रोडक्ट जो है वो बेच रहा था. तो ब्रिटेन के लिए वर्ल्ड वॉर के बाद मार्केट में एंटर करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया, क्योंकि अब जापान जो है वो ब्रिटेन से कम्पीट कर रहा था. इसी तरीके से जब इंडिया में इंडस्ट्रीज वगैरह डेवलप होनी शुरू हो गई तो ब्रिटेन के लिए मुश्किल हो गया इंडिया को फिर से पहले जैसे कंट्रोल करने में. मोरोवर टू फाइनेंस वॉर एक्सपेंडिचर्स ब्रिटेन हैड बोरोड लिबरली फ्रॉम द यूएस. तो ये चीज भी हमने लास्ट सेक्शन में देखी थी कि किस तरीके से अब यूएस जो है वर्ल्ड का क्रेडिटर बन चुका था, कि अब वो पूरी दुनिया को लोन दे रहा था. तो ब्रिटेन ने भी काफी एकदम खुले तौर पे उसने यूएस से लोन लिया था. मतलब उसने सोचा समझा नहीं, उसको पैसे की जरूरत है, उसने यूएस को बोल दिया कि भाई मुझे पैसे दो. यूएस के बैंक से, यूएस की पब्लिक से उसने पैसे उठा लिए. तो अब क्या हुआ कि जब वॉर खत्म हुई तो ब्रिटेन ने रियलाइज किया कि बहुत ही ज्यादा कर्जे में डूब चुका है ब्रिटेन, बहुत ज्यादा उसने लोन ले चुका था. The war had led to an economic boom, that is to a large increase in demand, production and employment. तो वॉर की वजह से क्या हुआ, इकोनॉमिक बूम आ गया. मतलब कि वॉर की वजह से चारों तरफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो गई, डिमांड इंक्रीज हो गई, और प्रोडक्शन एंड डिमांड की वजह से क्या हुआ, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हुई. तो कैसे चली चेन, सबसे पहले डिमांड इंक्रीज हुई. जब वॉर हुई तो उसकी वजह से अलग अलग चीजों की डिमांड बढ़ गई. फूड ग्रेन की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई, जो हथियार हैं उनकी डिमांड बढ़ गई, कपड़े वगैरह की डिमांड बढ़ गई, है ना, और भी जो बेसिक चीजें हैं उन सबकी डिमांड बढ़ गई. जब किसी चीज की डिमांड बढ़ेगी तो उसकी प्रोडक्शन भी बढ़ेगी. जब कोई कह रहा है कि हमें ज्यादा कपड़े चाहिए तो जो बिजनेसमैन वगैरह हैं वो देखेंगे कि डिमांड आ रही है तो वो और ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे. और जब उन्हें बहुत ज्यादा प्रोडक्शन करनी होगी, मान लो पहले उनकी एक फैक्ट्री थी, अब उनको लग रहा है कि अब हमें और ज्यादा कपड़े बनाने हैं जो कि पहले
एक फैक्ट्री में नहीं बन सकते, तो उन्होंने और नई फैक्ट्री खोल दी और उसमें और ज्यादा कपड़े बनाने शुरू कर दिए ताकि वो डिमांड को पूरा कर सके। अब नई फैक्ट्री में काम करने के लिए लोग तो चाहिए, तो अब वो और लोगों को एम्प्लॉय करेंगे। इसका मतलब कि वॉर की वजह से क्या हुआ, डिमांड, प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट, और लोगों को रोजगार मिलने लग गया। When the war boom ended, production contracted and unemployment increased. अब हुआ क्या कि ये जो बूम आया, ये जो ज्यादा डिमांड, ज्यादा प्रोडक्शन और ज्यादा एम्प्लॉयमेंट बढ़ी, वो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से बढ़ी थी, वॉर की वजह से। वॉर की वजह से इकोनॉमिक बूम आया था। तो इसका मतलब कि जैसे ही वॉर खत्म हुई तो ये जो बूम था वो खत्म हो गया और प्रोडक्शन अब कॉन्ट्रैक्ट हो गई। अब बहुत ज्यादा लोग डिमांड नहीं कर रहे। जब डिमांड नहीं करेंगे तो प्रोडक्शन नहीं होगी, और जब प्रोडक्शन नहीं होगी तो लोगों को काम से निकाल दिया जाएगा कि अब हमें इतने लोगों की जरूरत ही नहीं है, अब हमें इतने लोगों को से काम नहीं करवाना, इतना ज्यादा सामान प्रोड्यूस नहीं करना। तो जो फैक्ट्री ओनर्स हैं या जो बिजनेसमैन है वो वर्कर्स को निकाल देंगे, तो अनएम्प्लॉयमेंट जो है बढ़ जाएगी और प्रोडक्शन कॉन्ट्रैक्ट हो गई। At the same time, the government reduced bloated war expenditures to bring them into line with peacetime revenues. अब देखो, एक तरफ तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई, प्रोडक्शन कम हो गई, दूसरी तरफ जो गवर्नमेंट है, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, उसने भी अब बहुत ज्यादा एक्सपेंडिचर करना बंद कर दिया। ब्लोटेड वॉर एक्सपेंडिचर का मतलब कि जब वॉर हो रही थी तो वो बहुत ज्यादा बड़ी मात्रा में एक्सपेंडिचर कर रहे थे, क्योंकि लड़ाई होती है तो खर्चा तो होगा ही होगा, तो बहुत बड़ी मात्रा में गवर्नमेंट खर्चा कर रही थी। तो जब वॉर खत्म हुई तो वो खर्चे भी कम हो गए, अब उन्हें इतना ज्यादा खर्चा करने की जरूरत ही नहीं है। तो पहले जो पीस टाइम, मतलब जब शांति वाला माहौल था, तब जिस तरीके से खर्चे हो रहे थे, जो रेवेन्यू सिस्टम चल रहा था, अब पुराने टाइम पे, पुराने लाइन पे गवर्नमेंट आ रही थी, अब उसने बहुत ज्यादा खर्चा करना बंद कर दिया जब वॉर खत्म हुई। अब इन सब चीजों की वजह से क्या हुआ, बहुत ज्यादा जॉब लॉसेस हो गए। मतलब एक तरफ प्रोडक्शन कम हुई, लोगों को जॉब से निकाल दिया गया, और गवर्नमेंट ने भी एक्सपेंडिचर करना कम कर दिया। अगेन, एक्सपेंडिचर की वजह से क्या होगा, अगर एक्सपेंडिचर कर रही है गवर्नमेंट, किसी चीज पे एक्सपेंडिचर कर रही है, इसका मतलब वो किसी चीज की डिमांड कर रही है। मतलब अगर मैं कोई प्रोडक्ट खरीदूंगी तो उसके लिए मुझे पैसा खर्च करना पड़ेगा। तो बेसिकली गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर भी क्या कर रहा है, वो डिमांड को इन्फ्लेट कर रहा है। बट अगर गवर्नमेंट ये जो एक्सपेंडिचर कर रही है, खर्चा कर रही है, वो करना बंद कर देगी तो बहुत सारी चीजों की डिमांड कम हो जाएगी और प्रोडक्शन कम हो जाएगी, और उसकी वजह से बहुत सारे लोगों की जॉब भी चली जाएगी। तो इन सभी कारणों से उस टाइम पे क्या हुआ, बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई। 1921 में ब्रिटेन में क्या माहौल था कि हर 5 में से 1% जो है वो आउट ऑफ वर्क था, वो जॉबलेस हो चुका था। मतलब हर 5 ब्रिटिश पर्सन में से 1% ऐसा था जिसकी जॉब जा चुकी थी वर्ल्ड वॉर के बाद। Indeed, anxiety and uncertainty about work became an enduring part of the post-war scenario. और इसके साथ साथ अब एंजाइटी आ चुकी थी, लोग टेंशन में थे, अनसर्टेनिटी थी, कोई निश्चितता नहीं थी कि जॉब आज रहेगी या कल नहीं मिलेगी। मतलब इस तरीके की बहुत ज्यादा दिक्कत थी, कोई सब कुछ फिक्स नहीं था। पहले जैसे वॉर से पहले लोगों को थोड़ी शांति रहती थी कि अगर किसी जगह पे उन्होंने जॉब ले ली है तो थोड़े टाइम तक जॉब चलेगी और उनको जल्दी से कोई नहीं निकालेगा। बट अब जॉब के बाद ऐसा हो गया था कि पहली बात तो किसी को जॉब मिलनी ही मुश्किल हो रही थी, और अगर किसी को जॉब मिल भी जा रही थी तो उसे ऐसा विश्वास नहीं था कि कितनी लंबी वो जॉब चलेगी। तो पोस्ट वॉर सिनेरियो कुछ इस तरीके का था। अब अगर बात करें एग्रीकल्चरल सिनेरियो की, तो मेनी एग्रीकल्चरल इकोनॉमीज वर आल्सो इन क्राइसिस। वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ, जो कृषि प्रधान देश थे, ऐसे इकोनॉमीज जिसमें बेसिकली सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर मतलब परफॉर्म किया जाता है, खेती जिसमें की जाती है, ऐसे देशों को भी स्पेसिफिकली बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ा। कंसिडर द केस ऑफ व्हीट प्रोड्यूसर्स। तो अगर हम जो गेहूं उगाने वाले देश हैं उनकी बात करें, तो वॉर से पहले, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले, ईस्टर्न यूरोप जो है वो वर्ल्ड मार्केट में व्हीट का सबसे बड़ा सप्लायर था। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मात्रा में व्हीट को एक्सपोर्ट करने का काम कौन करता था, ईस्टर्न यूरोप। बट जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तो जो यूरोप है वो पूरी तरीके से क्या हुआ, मतलब यूरोप के काफी सारे देश इन्वॉल्व हो गए वॉर में। When the supply was disrupted during the war, wheat production in Canada, America and Australia expanded dramatically. तो वर्ल्ड वॉर की वजह से ईस्टर्न यूरोप से आने वाला जो व्हीट था वर्ल्ड मार्केट में, अब वो कम हो गया। जो सप्लाई थी व्हीट की वो कम हो गई, और इसकी वजह से क्या हुआ, जब ईस्टर्न यूरोप ने व्हीट एक्सपोर्ट करना कम कर दिया तो उसकी वजह से क्या हुआ, जो दूसरे देश थे उन्होंने इस गैप को फिल किया। कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में जो व्हीट की प्रोडक्शन है वो बढ़ गई, और बहुत ज्यादा बढ़ गई। बट जैसे ही वॉर खत्म हुई तो ईस्टर्न यूरोप वापस अपनी लाइन पे आ गया, वापस से वो पहले जैसी मात्रा में व्हीट उगाने लग गया। और इसकी वजह से क्या हुआ, अब ईस्टर्न यूरोप भी व्हीट उगा रहा है,
कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया भी अब बहुत ज्यादा मात्रा में वीट उगा रहे हैं। वॉर से पहले क्या था, सिर्फ और सिर्फ ईस्टर्न यूरोप वीट उगा रहा था। ये कनाडा, अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया इतने ज्यादा वीट प्रोडक्शन नहीं कर रहे थे। वॉर के टाइम पे क्या हुआ, ईस्टर्न यूरोप से जो वीट की सप्लाई आ रही थी वो कम हो गई, और जो वीट की डिमांड है वो किसने पूरी की, अमेरिका, कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया ने। बट अब वॉर के बाद क्या हुआ, अब दोनों ही तरफ से वीट की जो प्रोडक्शन है वो आ रही है। ईस्टर्न यूरोप भी पहले से अब रिवाइव कर गया, जब वॉर खत्म हुई तो उसने वापस से खेती पे फोकस करना शुरू किया, और वापस से जो खेती है वो बेटर हो गई और वीट की प्रोडक्शन बढ़ गई ईस्टर्न यूरोप में। तो जब उसकी वीट की प्रोडक्शन बढ़ गई तो उसने एक्सपोर्ट करना फिर से शुरू कर दिया वर्ल्ड मार्केट में। तो अब ईस्टर्न यूरोप से भी वीट आ रहा था मार्केट में, कनाडा से भी, अमेरिका से भी एंड ऑस्ट्रेलिया से भी। इसका मतलब अब वीट की सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। But once the war was over, production in Eastern Europe revived and created a glut in wheat output. अब जब वॉर के बाद इतनी ज्यादा मात्रा में वीट की प्रोडक्शन होने लग गई कि ईस्टर्न यूरोप और ये बाकी जो दूसरे कनाडा, अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया हैं, ये नेशंस भी वीट की प्रोडक्शन करने लगे। इसकी वजह से क्या हुआ, ग्लट हो गया वीट के आउटपुट में। ग्लट का मतलब कि जब किसी चीज की जो मात्रा है वो जरूरत से ज्यादा हो, कि जितनी हमें चाहिए उससे ज्यादा मात्रा में वो चीज प्रेजेंट है। तो अब वीट की आउटपुट जरूरत से ज्यादा मार्केट में आ चुकी थी, इतनी कोई डिमांड नहीं कर रहा था जितनी प्रोडक्शन की जो है वीट की वो मार्केट में थी। फॉर एग्जाम्पल दुनिया में लोग जो है 100 केजी वीट मांग रहे हैं, बट एक्चुअली सप्लाई कितनी की हो रखी है, गोदामों में वीट कितना रखा है, 1000 केजी रखा है। तो मतलब बहुत जरूरत से ज्यादा जो वीट है अब वो सप्लाई में आ गया था, और इसकी वजह से क्या हुआ, प्राइस कम हो गए। जब भी किसी चीज की सप्लाई बढ़ती है और उसकी डिमांड उतनी ही है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो प्राइस है वो कम हो जाता है, चीज सस्ती हो जाती है। कि मान लो पहले जो है यहाँ पे 4 चॉकलेट थी, और इन 4 चॉकलेट को 4 ही लोग खरीदने वाले थे। बट अब क्या हुआ, ये 4 से, मतलब ये जो चॉकलेट का प्राइस है वो 10 रुपए था, मान लो 10 रुपए पे एक चॉकलेट मिल रही थी। अब ये जो सप्लाई है, अब चॉकलेट कितनी हो गई, 4 से 10 हो गई, और खरीदने वाले लोग कितने हैं, सिर्फ 4 ही हैं। तो अब ये जो दुकानदार है उसको ये डर रहेगा कि मेरी चॉकलेट खराब ना हो जाए और ये जल्दी से जल्दी बिक जाए, क्योंकि अगर 10 चॉकलेट में से सिर्फ 4 ही उसकी बिकी तो बाकी जो 6 हैं वो उसकी बर्बाद होंगे और उसका लॉस होगा, उसको नुकसान भुगतना पड़ेगा, क्योंकि वो 6 बनाने में भी तो उसने पैसा लगाया है ना, तो उसको नुकसान होगा। तो वो क्या करेगा कि कुछ भी करके ये 10 के 10 चॉकलेट बेचना चाहेगा, और ये 4 लोग ऐसे ही तो खरीद नहीं लेंगे। अगर 10 ही रुपए में मिलेगी तो ये लोग एक एक चॉकलेट ही खरीदेंगे। अब ये जो शॉपकीपर है वो क्या करेगा, चलो मैं 7 रुपए की एक दे रहा हूँ या 6 रुपए की एक चॉकलेट दे रहा हूँ। तो अब ये 4 लोग सोचेंगे कि चलो, 4 में से कुछ लोग सोचेंगे चलो एक आध चॉकलेट और खरीद लेते हैं, 2-3 खरीद लेते हैं एक के बजाय, क्योंकि प्राइस कम हो गया। तो इससे क्या होगा कि जो बढ़ी हुई सप्लाई है वो थोड़ी कोप अप हो पाएगी। तो यही बेसिकली सीन होता है कि जब भी किसी चीज की सप्लाई बढ़ती है, मतलब कि ये जो सप्लाई है मार्केट में, उसकी वजह से क्या होता है, प्राइस कम हो जाता है। अगर डिमांड उतनी ही रहती है तो प्राइस उस चीज का कम हो जाता है। अब प्राइस के कम होने की वजह से क्या है, हम जैसे जो कस्टमर्स हैं उनके लिए तो फायदा है कि चलो कोई चीज सस्ती हो गई, बट एक्चुअली जो उसको बेच रहा है उसके लिए बहुत ज्यादा दिक्कत है। मान लो कि फार्मर है, ठीक है, अब फार्मर अपना गेहूं बेच रहा है और प्राइस कम हो चुके हैं, तो जो फार्मर है उसको अपने गेहूं के लिए पहले से अब कम दाम मिलेगा। पहले 1 केजी गेहूं मान लो वो 20 रुपए का बेचता था, अब 1 केजी उसका सिर्फ 15 रुपए में वो बिक पाएगा। तो इसका मतलब उसको कम पैसा मिलेगा, फार्मर की इनकम जो है वो कम हो जाएगी, और फार्मर जो है वो अपने जो खर्चे है वो पूरी तरीके से नहीं चला पाएगा, और अपने खर्चों को पूरा करने के लिए उसे फिर लोन लेना पड़ेगा। तो फार्मर जो है वो कर्ज में डूब जाएगा। तो यही सारी जो सिचुएशन है वो देखने के लिए मिल रही थी कि यूरोप में जब क्या हुआ, जब ईस्टर्न यूरोप रिवाइव हुआ और वो वीट की प्रोडक्शन करने लग गया, तो इसकी वजह से क्या हुआ, अब वीट की प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ गई, जिसकी वजह से ग्रेन के प्राइस कम हो गए, जो गेहूं है उसके प्राइस गिर गए, सस्ता हो गया। और जब गेहूं सस्ता हुआ तो जो फार्मर्स हैं जो इस गेहूं को उगा रहे थे उनकी इनकम डिक्लाइन हो गई, उनकी इनकम कम हो गई, क्योंकि प्राइस कम होने की वजह से अब उनका गेहूं सस्ते में जो है बिक रहा है, और फार्मर्स जो है वो बहुत ज्यादा डेट में, कर्ज में पहुंच गए। तो ये सिचुएशन थी फार्मर्स की, या ऐसी इकोनॉमीज जो कि कृषि प्रधान थी। अब ये चारों तरफ इसका जो इफेक्ट है, ये जो फार्मर्स डेट में पहुंचे, इसका चारों तरफ आपको इफेक्ट देखने मिलेगा। ईस्टर्न यूरोप में भी गेहूं उग रहा था, कनाडा, अमेरिकन, ऑस्ट्रेलिया में भी गेहूं उग रहा था। इन सभी जगहों पे गेहूं उगाने वाले जो फार्मर्स हैं उन सब पे आपको लगभग सेम ही इफेक्ट देखने मिलेगा। ज्यादातर जो फार्मर्स हैं उनको कम प्राइस मिलेगा और वो
डेट में, कर्ज में डूबते हुए दिखेंगे। तो ये सिचुएशन थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद की। लोगों के लिए रिवाइव करना बहुत मुश्किल था, इकोनॉमीज के लिए वापस से ट्रैक पे आना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। और हमने यहाँ पे स्पेसिफिकली ब्रिटेन की बात की कि किस तरीके से ब्रिटेन की सिचुएशन थी वर्ल्ड वॉर के बाद।